जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम कुमार नाग डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारी एसएससी जीडी की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये पिछले साल 4 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पहले करेंगे हम लोग, इसके बाद फिर अगले शिफ्ट का देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था 2xy अपॉन x प्लस वाई एवरेज स्पीड के लिए, जहां पे x पहली चाल और y दूसरी चाल बताता है। x की वैल्यू 18, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 जोड़ेंगे 27। इसको 9 से 3 बार में काट सकते हैं, 3 से 1 बार में, 3 से 6 बार में काट सकते हैं। 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमारा सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा मिनट में। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे सापेक्ष चाल है, यानी रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है। अब यहाँ पे 210 मीटर एक रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी 140 है, जिसका वैल्यू पुट करेंगे 210 प्लस 140 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था आप सभी को कि अगर रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में है तो चाल जुड़ जाएंगी, और अगर रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल घट जाएगी या उनका अंतर लिया जाएगा। वेलोसिटी देखते हैं 80 और 150, यानी 150 माइनस 80, क्योंकि रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही है इसीलिए चालों का अंतर लिया जाएगा। और ये जो हमारी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, जिसके लिए हम 5/18 से गुना करते हैं इंटू टाइम। अभी दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमारा आएगा 350 इज इक्वल टू 70 इंटू 5/18 इंटू टाइम। काटना चाहेंगे, ये 70 5 बार में काट देगा, या 18 इधर जाके गुना कर देगा, या ऐसे कर लो 5 एकम 5 5 एकम 5, 18 इधर जाके गुना करेगा, टाइम बराबर आ जाएगा 18 सेकेंड। लेकिन हमें कहा गया है मिनट में टाइम बताने के लिए, तो सेकेंड को हम लोग मिनट में बताएंगे। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं, 18/60। इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1860। 0 बार में लगाएंगे 60 0, हमारा 18 बचेगा, डेसिमल डालेंगे 0 आएगा, 3 बार में लगा देंगे 180। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 0.3 मिनट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 840 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, इसका अर्थ है कि दोनों
के ब्याजों का अंतर दिया गया है। इसके लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम इंटू 100 अपॉन 100। अब यहाँ पे दो राशियां हैं तो हम P1 करके और अब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है तो यहाँ RT ही रहेगा माइनस P2 RT अपॉन 100। पहला देखेंगे 9400 इंटू R, टाइम दिया गया है 5 वर्ष, इंटू 5 अपॉन 100 माइनस P2 5400 इंटू R इंटू 5 अपॉन 100। काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 94 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 2 9 पचे 45, 2 47, 470 R माइनस, अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा 840 रुपए। अब 54 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, हासिल 2, 5 पचे 25, 2 27 इज इक्वल टू 840। अब 470 में से 270 घटेगा, हमारा बचेगा 200 R इज इक्वल टू 840। रेट हमारा आ जाएगा 840 अपॉन 200। इसको इधर देखते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। रेट को 84 अपॉन 20 को चाहे तो हम 2 गुने 10 भी लिख सकते हैं। दो गुने 10 भी लिख सकते हैं। 2 से अगर काट देंगे तो ये 42 बार में कट जाएगा। अब बटा में नीचे 10 है तो एक अंक छोड़ के हम लोग दशमलव दे सकते हैं। 4.2% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये बोर्ड मास से है। बोर्ड मास आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। B4 होता है ब्रैकेट, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। यानी पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, देन सब्ट्रैक्शन का। चलो अब जैसे हम चाहे तो इसको, ये ब्रैकेट में है तो यहां से इसको काट सकते हैं, 8 6 48। अब यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है, 7 में से 3 घटेगा, 4 बचेगा यहाँ पे 4। अब गुना का काम, 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचा 6 गुना ब्रैकेट में ये 7, 49/7 भी आप काट सकते हैं। 7 + 40, 6 गुना 40 7 47, गुना कर देंगे, 7 6 42 का 2, हासिल 4, 6 चौका 24, 4 28, 282। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में, उनका माध्य अनुपाती 24 है, तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। माध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, √AB, यानी 4 और 9 के अनुपात को रूट में डाल सकते हैं। अब 4:9 है तो उसको हम लोग 4x और 9x भी मान सकते हैं, है ना। तो मीन प्रोपोर्शन अगर हमको निकालना होगा इस रेशियो का, तो √4x × 9x इज इक्वल टू आ जाएगा 9 चौका 36 और x × x x²। अब 36x² का रूट क्या होगा, 6x। यही 6x का वैल्यू आपको यहाँ पे 24 दिया गया है। अगर 6x का वैल्यू आपको 24 दिया गया है तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, 24/6, यानी x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 4। अब दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बोला है तो आप 4x और 9x का अंतर लो। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना या बड़ी मान में से छोटी मान को घटा देना। यानी अंतर यहाँ पे अगर लेंगे हम लोग
तो 9x माइनस 4x, 9x घटाओ 4x बराबर 5x। x का वैल्यू हमको 4 आ चुका है, तो हम लोग 5 गुने x का वैल्यू 4 आ जाएगा, हमारा आंसर 20। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मंदार के 2 पोते हैं, केतन और तुषार। 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाए। जब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपए थी, तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी। यानी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मंदार का 2 पोता है, एक केतन है और एक तुषार है, एक केतन और एक तुषार। इनका एज दिया गया है कि केतन का एज 11 वर्ष है और मंदार का एज यानी उम्र आपको दी गई है 12 वर्ष है। अब इनके जो दादाजी हैं, इन दोनों को कुछ एक राशि देते हैं जो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, और इनको वो राशि तब मिलेगी जब ये दोनों 22 वर्ष के हो जाएंगे। 22 वर्ष के बाद जब राशि इनको मिलेगी तो दोनों को समान राशि मिलेगी, यानी जब दोनों को अमाउंट प्राप्त होगा वो समान प्राप्त होगा। अब केतन को यानी टाइम यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि केतन 22 वर्ष का होगा, केतन अभी 11 वर्ष का है, जब यह 22 वर्ष का होगा यानी इसको 11 वर्ष तक और इंतजार करना होगा। उसी प्रकार से हमारा ये केतन तुषार अभी 12 वर्ष का है, अब ये 22 वर्ष का होगा तो इसको कितना समय लगेगा, 10 साल। यानी टाइम हमको ज्ञात हो गया, केतन के लिए 11 साल और तुषार के लिए 10 साल। इसके आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोग को एक सूत्र पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अमाउंट निकालना है तो इसका सूत्र होता है P यानी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, चलो अब हम यहां देखेंगे, एक तरफ हम यहाँ केतन लिख देते हैं, इधर तुषार लिख देते हैं। केतन को कुछ धनराशि प्राप्त हुई होगी तो केतन का प्रिंसिपल मान लेंगे K इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है, दोनों के लिए 8%, तो 8/100। केतन को कितना समय दिया जा रहा है, 11 वर्ष, तो इसके ऊपर 11 बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों को समान धनराशि प्राप्त होगी जब ये 22 वर्ष के हो जाएंगे। इसीलिए अब यहाँ तुषार की राशि मान लो T इंटू 1 प्लस 8/100। देखो तुषार के लिए 10 साल, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग 10। 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 से काट सकते हैं 25 बार। उसी प्रकार यहाँ भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे 25 बार। यानी यहाँ हमारा बचेगा K इंटू 25 से कम 25 अदू 27/25, 27/25 इसके पावर में 11 बराबर T यानी तुषार की राशि उन्हें 25 से कम 25 अदू 27/25 इसके पावर में 10। आपको घातांक और करने का कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर कहीं a के पावर m हो बटा a के पावर n हो, यानी जब दोनों का बेस सेम हो और ऐसे बटा के फॉर्मेट में हो तो उसको हम लिख देते हैं a के पावर m माइनस n। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी अगर हम चाहे तो k/t लिख सकते हैं या t/k लिख सकते हैं। यानी 11 को अगर उधर भेजेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 27/25 के पावर 10 को इधर भेज देंगे, तो इधर हमारा क्या बचेगा k इंटू 27/25 के पावर 11 अपॉन 27/25 के पावर 10 इज इक्वल टू t यानी तुषार।
अब ये वो वाला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताया है, पावर घट जाएगा, पावर घटेगा तो 1 मिनट। कोई नहीं, हम लोग इसी पे बनाते हैं, यही देख लेते हैं। अब ये पावर जब घटेगा तो 11 में से 10 घटेगा तो पावर में 1 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा k इंटू 27/25 के पावर में एक इज इक्वल टू टी फॉर तुषार। यानी k की वैल्यू, अब ये 25 चाहो तो आप उधर गुना में भेज दो, ये डायरेक्ट समझ लो कि k की वैल्यू 25 होगी और t की वैल्यू 27 होगी। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहो आगे तो k इंटू 27 लिख सकते हो इज इक्वल टू t इंटू 25 लिख सकते हो। इस प्रकार हमारा k का वैल्यू ये होगा और t का वैल्यू ये होगा, यानी k बराबर हमको आ जाएगा 25 और t बराबर आ जाएगा 27। थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे पेज ऐड करेंगे। देख लो, हमें k की वैल्यू 25 आ गई है और t की वैल्यू 27 आ गई है। k की वैल्यू हमें 25 प्राप्त हो चुका है, t का वैल्यू 27 प्राप्त हो चुका है, और दोनों के लिए राशि का मान दिया गया है 24,700 रुपये, 24,700। हम चाहे तो इसको x मान सकते हैं, यानी ये जो 24,700 रुपये की वैल्यू 25x प्लस 27x होगी, 24,700 अपॉन 25x प्लस 27x। और हमें यहाँ पे तुषार की राशि ज्ञात करनी है, तुषार के लिए 27, यानी 27 से हमें गुना करना होगा, गुने 27x, दोनों को जोड़ेंगे 24,700 अपॉन 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 52x इंटू 27 इंटू 27x, काटेंगे 24,700 अपॉन 52x इंटू 27x, x से x कट जाएगा, चार से काट सकते हैं इसको, 4 एकम 4 4 तिया 12, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 6 24, 4 एकम 4 3 30, 4 7 28 2 4 5 20। तेरह से काट के देखते हैं क्या ये कटेगा हमारा, 13 5 13 चौका 52, 9 बचेगा 97, 13 7 91, 13 5 65, यानी हमारा जो बचा है 475 इंटू 27। 475 को 27 से गुना करेंगे, 7 5 35 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 हासिल 5 7 चौका 28 5 33। 475 को 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 800 950 950, 5 2 8 9 3 12,825, 12,825 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 12,825। ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है, अगर आप इसको एक बार समझ चुके हैं तो आप इसको छोटे कॉन्सेप्ट में ही बना सकते हैं, या इसको आप छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे दो व्यक्ति थे, एक केतन था और एक तुषार था।
केतन के लिए समय था 11 साल और तुषार के लिए समय था 10 साल। केतन के लिए समय था 11 साल, तुषार के लिए 10 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए 8% था। हमें सूत्र पता है T इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T, यानी अगर हम K इंटू 1 प्लस R बाई 100 करते हैं टू दी पावर T, और एक बार हमें तुषार के लिए करना होगा तो 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T। अगर हम तुषार केतन के लिए करते हैं तो हमें यहाँ इस T की जगह, इस वाले T की जगह, इस T की जगह हमें देना होगा केतन के लिए 11 साल, और तुषार की जगह करते हैं तो हमें तुषार के लिए टाइम देना होगा 10 साल। अगर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, आप अगर समझ चुके हैं, तो आप सीधा घटा करके लिख सकते हैं। यानी अगर ये 10 सीधा इधर आके घटेगा तो आप क्या कर सकते हो, K इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, 11 में से 10 घट जाएगा टू दी पावर 1, डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। अब R की जगह 4 लेंगे हम, R की जगह हमें क्या लेना होगा, 8 लेना होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया है प्रश्न में, तो हम यहाँ ले लेंगे 8। फिर उसी तरह काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से काट सकते हैं इसको 25, आ जाएगा K इंटू, अच्छा बराबर क्या बचेगा यहाँ पे T, ये लिखना नहीं बोलेंगे। 25 से कम 25 है तो 27/25, K इंटू 27/25 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू T, यानी K का वैल्यू आ जाएगा 25 और T का वैल्यू 27। K का वैल्यू 25 और T का वैल्यू 27। अब इसके बाद आप आगे बना सकते हैं जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। हमें इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए, अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग बच्चे जैसे उपयोग करते थे 28, 60, 120, 135, इसको इस विधि से बनाते थे, या फिर इसको गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ तोड़ कर बनाते थे। तो हमें यहाँ पे ये सब विधि नहीं अपनाना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच क्या लगाएंगे, जैसे 28, 60, 120 और 135, इसका एलसीएम 4 दिया गया है, हम काटेंगे। एलसीएम क्या होता है, अगर हम इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, इसका मतलब है कि जो एलसीएम आएगा वो 28 से भी कटना चाहिए, वो 28 से भी कटना चाहिए, 60 से भी, 120 से भी, 135 से भी। अब अगर आप उसमें संख्याएं देखेंगे तो मात्र ऑप्शन ए है जिसमें एक जीरो है, यानी अगर संख्या 60 से कटेगा तो कटने वाली संख्या के अंत में जीरो आनी चाहिए, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ से ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सभी में हमें मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो आप खुद भी बैठकर निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, गणित के 3 पेपर, मैथ्स के 3 पेपर हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर, ठीक है, इंग्लिश के 2 पेपर है, और विज्ञान का 1 पेपर है, यानी साइंस का 1 पेपर है। सभी पेपर 100-100 अंकों के थे, ठीक है, यानी मैथ की जो वैल्यू होगी, यानी मैथ का टोटल 300 का एग्जाम हुआ होगा मैथ का, या 300 का पेपर होगा, उसी प्रकार इंग्लिश 200 का होगा, और साइंस यानी विज्ञान 100 नंबर का होगा। कहता है कि एस को गणित में 60% प्राप्त हुआ, गणित यानी मैथमेटिक्स में 60% प्राप्त हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 60% का वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग 300 का 60% निकाल सकते हैं। 300 गुने 60/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, 60 गुने 3 180, यानी कि एस को गणित में कुल 180 अंक मिले होंगे। उसके बाद कहता है अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50%। अंग्रेजी में 70%, यानी 200 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 70%, तो 200 गुने 70/100, 1 2 काट सकते हैं, 70 गुने 2 कर देंगे, 140 आ जाएगा। और अगर इसमें 50% प्राप्त हुआ है तो आपको पता है 50% का मतलब होता है आधा, यानी 100 का 50%, या तो आप डायरेक्ट 50 लिख दो आधा, और नहीं तो 100 गुने 50, 50/100 कर दो, 100 से 100 खत्म, बच जाएगा यहाँ पे 50। अब यहाँ कह रहा है कि सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था, यानी टोटल परसेंटेज मार्क्स अब यहाँ बताना है। अच्छा,
टोटल पेपर गिनेंगे हम लोग कितने नंबर का हुआ था, तो 300, 200, 500, 600, टोटल 600 का पेपर हुआ था। और एस को प्राप्त कितना हुआ, 180 प्लस 140 प्लस 50। थोड़ा सा इसको यहाँ देखेंगे, यही देखते हैं। यानी अब हमें एस को कुल कितना अंक प्राप्त हुआ, तो जोड़ देंगे 180, 140 और 50। 180 और 140 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 320 और 50, 370। एस को कुल 370 अंक प्राप्त हुए। कितने में प्राप्त हुए, यानी टोटल मार्क्स हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 600 का पेपर था। अब आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालना है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। देखेंगे इसमें 370 बटा टोटल मार्क्स नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 370 को 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 छके 36, बचेगा 1 जीरो, 6 एकम 6, 4 बचेगा, दशमलव डालेंगे, 6 छके 36, 61.6। देखो यहाँ पे 61.6, हालांकि ये हमारा 61.66% आएगा। आप 61.66% को 61.67% भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे, 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट। अब एक विद्यार्थी है जो एक पुस्तक खरीदने गया, इसको 4 तरह की छूट दी जाती है, जिसमें आपको पहली छूट 20% और 20% की है, दूसरी 25 और 15, तीसरा 30, 10, फिर 5 और 35 की। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे। ध्यान रखिए यह हमारा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्लास है, इसीलिए हम पूरे कॉन्सेप्ट को ना करके सीधा प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब जैसे कि सक्सेसिव, पहला काम हम लोग सक्सेसिव निकालते हैं। सक्सेसिव के लिए क्या करते हैं, अब जैसे 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो 20% और 20%। अब 2 क्रमिक छूट के लिए हम आपको सूत्र बता चुके थे, सीधा r²/100 कर सकते हैं, है ना, या इसको नहीं करेंगे, आप इसको ऐसा नहीं बनाएंगे, आप इसको पूरा करेंगे, आप इसको पूरा लिखेंगे। एक बार क्या करेंगे, 20-20 को जोड़ेंगे, यानी -20 और -20 जुड़ता है तो -40 आ जाएगा। यानी आपने 20 रुपए कर्ज लिए, फिर 20 रुपए कर्ज लिया, यानी टोटल आपने 40 रुपए कर्ज लिया। और एक बार गुना करना है, पता है माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाता है, तो 20 गुना 20 400, और इस पे 2 अंक के बाद दशमलव देना है, यानी ये संख्या हमारा हो गया 4। अब दोनों को जोड़ देंगे, -40 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, -36। यानी पहले वाले पे हमें टोटल छूट 36% की मिली। ये 20 और 20% की 2 क्रमिक छूट एक 36% की छूट के बराबर है, ठीक। अब हम इसी प्रकार दूसरा निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारा 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट, 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट। क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना है तो 40, -40 आएगा। एक बार दोनों को गुना करना है तो 25 25 125 हासिल 12, 25 इकाई 25 और 12 37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना करने पे। अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे डाल देंगे। अब -40 और प्लस 3.75 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 36.25, यानी दूसरी जो है 36.25% का छूट उसको मिला है दूसरे वाले। तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा है 5% और 35% की 2 क्रमिक छूट। 5% और 5% और 35% की 2 क्रमिक छूट, उसको भी उसी प्रकार से बना सकते हैं, 5 और 35। चलो अब एक बार जोड़ेंगे -40, एक बार गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 × 15 और 2 17। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको पता है, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब -40 और 1.75 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 38.25। चौथा देखेंगे इसी प्रकार, चौथा है हमारा 5, अच्छा हमने ये तीसरा, अच्छा इसको चौथा कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, इसको चौथा कर लेते हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, ठीक। तीसरा हमारा है 30% और 10%, 30% और 10%, 30% की छूट
एक मिनट, 30% की छूट है और एक 10% की क्रमिक छूट है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, -30 -10 -40, एक बार दोनों को गुना करेंगे तो 300, इधर से 2 अंक छोड़ के दशमलव ऐसे। अब 40 -40 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 37%। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे अच्छा छूट हमारा क्या है, सबसे अच्छा छूट हमारा ये चौथा है 38.25%, क्योंकि बाकी ये देखो 36.25%, 36% और 37%, तो हमारा सबसे अच्छा छूट है ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 11 है, उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, फिर जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़े होंगे तो उनको मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा कि HCF ठीक है, HCF थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है HCF इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू LCM, है ना। और यहां से हम लोग इसको प्राप्त कर पाएंगे कि अगर हमें N1 यानी संख्या पहली संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, HCF गुने एक्स कर सकते हैं, HCF गुने एक्स। अगर हमें N2 ज्ञात करनी हो तो HCF गुने वाई करेंगे, है ना। इस प्रकार अब हमें अगर N1 ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, HCF गुने एक्स, यानी N1 इज इक्वल टू HCF कितना है 11, 11 गुने एक्स कितना आ जाएगा 11x। N2 ज्ञात करना है तो HCF इंटू वाई, HCF 11 है, 11 का y के साथ गुना करेंगे प्राप्त हो जाएगा 11y। कहता है कि दोनों संख्याओं का योग यानी उनका योग 132 है, N1 प्लस N2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 132, यानी N1 11x प्लस 11y, 11x प्लस 11y, इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 132। आप यहाँ से 11 बाहर निकाल सकते हो अर्थात कॉमन ले सकते हो, 11 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 132। 11 से ये काट सकते हैं, 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी होंगी जो जिसको जोड़ने पे 12 आए। तो अगर हम x का मान 1 लें, अगर हम यहाँ x का मान 1 ले तो हमें y का मान 11 लेना होगा, तभी तो जोड़ेंगे तो 12 आएगा। या x का मान 2 ले तो हमें y का मान 10 लेना होगा। उसी प्रकार अगर 3 लेते हैं तो यहाँ कितना लेना होगा 9। उसी प्रकार 4 लेते हैं तो यहाँ लेना होगा 8। उसी प्रकार अगर 5 लेंगे तो 7, 6 लेंगे तो 6। इसके आगे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगर इसके आगे हम लोग 7 लेंगे तो यहाँ 5 लेना होगा, जो कि यहाँ एक बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ये 7 और 5 दोबारा नहीं लेंगे। चलिए, ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि ये जो x और y होता है ये को प्राइम नंबर होता है, यानी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, वैसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कुछ कॉमन न हो या जिसका HCF 1 हो। तो 1 और 11 में एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है तो ये हम ले सकते हैं। 2 और 10 में 2 कॉमन आ रहा है तो ये हम नहीं ले सकते। उसी प्रकार 3 और 9 में एक के अलावा 3 कॉमन है। 4 और 8 में एक के अलावा 2 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो ये ले सकते हैं। 6 6 में कॉमन ले सकते हैं तो ये नहीं होगा। यानी
एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू हमें या तो 1 और 11 लेनी होगी, नहीं तो 5 और 7। प्रश्न में कहा है कि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, दोनों संख्या 42 से बड़ी है। यानी अगर हमें n1 लेनी है तो एक चीज हम तो ये कर सकते हैं कि n1 के लिए क्या है 11x, तो 11 गुने x, x के जगह हम दो संख्या ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं और नहीं तो हम 5 ले सकते हैं। यानी या तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं नहीं तो 5 ले सकते हैं। अगर 1 लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11, 5 लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। प्रश्न में कहा है कि दोनों संख्या 42 से बड़ी है। एक तो छोट, अगर 1 लेंगे तो संख्या 11 आएगी पहली संख्या, तो हम 1 नहीं लेंगे, हमें क्या लेना होगा 5। ये बात आई समझ, हमें क्या लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये वाला पेयर लेना पड़ेगा 5 और 7। तो यहाँ से हम लोग n1 ज्ञात कर सकते हैं, 11x बराबर 11 गुने x की वैल्यू 5, ये इसके सामने x है और y के सामने ये सारा y का वैल्यू, 11 गुने 5 यानी x की n1 का मान 55 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर n2 हमें ज्ञात करना है तो 11y, 11 गुने y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ चुकी है, 11 सते 77। हमें क्या बोला गया है, दोनों संख्याओं का, अच्छा संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इसको आप घटा लीजिएगा, अंतर का मतलब होता है बड़ा मान में से छोटा मान घटा दो, 77 में से 55 घटाएंगे हमें 22 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला हमारा प्रश्न है 16 और 48 का तृतीय अनुपाती कितना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। 16 अनुपात 48, 48 समानुपात 48 अनुपात, ये x मान लो यहाँ पे, क्योंकि हमें तृतीय अनुपात निकालना है। ये हम सीख चुके हैं, ये हमारा प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं। अब ये 48 48 का गुना होता है और 16 और x का गुना होता है, यानी यहाँ पे इन दोनों का गुना और यहाँ पे इन दोनों का गुना बराबर होना चाहिए। यानी 48 गुना 48 बराबर होना चाहिए 16 गुना x। 16 एकम 16, 16 3 48 काट सकते हैं। x का मान क्या आ जाएगा 3 गुने 48, गुना कर देंगे 8 3 24 हासिल 2 4 12 2 14 144। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ 1566 रुपए में बेची जाती है। यानी एक वस्तु है जिसको 8% लाभ के साथ बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य हमें 1566 प्राप्त होता है। इसके लिए हम लोग जानेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। इसको हम अगर 8% लाभ पर बेचे हैं तो हमें उसका विक्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। तो 100% प्लस जो हमने प्रॉफिट कमाया वो 8%, यानी टोटल 108%। यही 108% की वैल्यू दी गई है 1566, यानी 1566 किसकी वैल्यू है 108% की। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम 100% माने हैं तो हमें गुना करना होगा 100 से। अब ये 8 और एक 9, अगर इसको जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगा। 9 या 9 का मल्टीपल है तो ये 9 से कट सकता है। उसी प्रकार ऊपर देखेंगे 6 6 12 13 5 18, ये 9 का मल्टीपल है तो हम इसे भी 9 से काट सकते हैं। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसको 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 6 66, 9 सते 63, 3 9 चौका 36। एक बार 12 से काट के देखेंगे, 12 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 2 3 8 24। 4 से अगर हम इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा। गुना कर देंगे 58 गुने 25 तो हमारा आ जाएगा 25 8 220, 25 5 125, 125 और 20 145, 1450 रुपये। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग मूल संख्या को 100% मान सकते हैं। अगर मूल संख्या मूल संख्या 100%, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार 15% घटाएंगे और एक बार 20% बढ़ाएंगे, या हम लोग 15% में -15 और +20 का सक्सेसिव भी ले सकते हैं। सक्सेसिव अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, -15 और +20, इसका सक्सेसिव क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे। अगर हम -15 और +20 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, और एक बार दोनों को गुना करेंगे, -15 और 20 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -300। 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यहाँ दशमलव देंगे। एक बार दोनों को जोड़ेंगे, 5 और -3 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। यानी संख्या जो होगी, संख्या में कुल 2% की वृद्धि। अगर यहाँ पे +2 आ रहा है तो 2% की वृद्धि, अगर माइनस में आया था तो हम 100 में से घटा देते, यानी उतनी की कमी हो जाती। हमें ये प्लस में 2 आया है, यानी जो हमारी संख्या अभी जो नई संख्या बनी है, नई संख्या वो 102% हो जाएगी। इसी 102% का मान आपको दिया गया है यहाँ। अच्छा, 78 संख्या कहता है 78 अधिक है, यानी मूल संख्या 100% था, नई संख्या 102 है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 78। या ऐसे कह लो कि ये 2% अधिक है, इसी 2% का मान 78 दी गई, तो 78 को हम लोग 2% से तुलना कर सकते हैं। और अगर हमें मूल संख्या ज्ञात करना है तो 100 से गुना करना होगा, 100 से गुना कर देंगे। 2 से अगर काटेंगे तो 39 बार में 39 गुने 100 कितना आ जाएगा, 3900। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं और फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे ए और बी। ए किसी कार्य को 32 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 48 दिनों में करता है। अब हमें यहाँ से एक टोटल वर्क निकालना होता है, जिसके लिए हम लोग ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर हम 32 और 48 का एलसीएम लेंगे तो हमें 96 प्राप्त हो जाएगा। अब एक बार इससे 96 को 32 से भाग देंगे तो हमें ए की क्षमता आ जाएगी। फिर उसी प्रकार 96 को 48 से भाग देंगे तो हमें बी की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम लोग 96 को 32 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 48 देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी ए की क्षमता 3 आ जाएगी और बी की क्षमता 2 आ जाएगी। आगे प्रश्न में कहता है कि वे 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, यानी 8 दिनों तक ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। एक दिन में ए अकेला 3 का यूनिट काम करता है या 3 कार्य करता है, और बी अकेला 2 कार्य करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करेंगे, है ना। तो ए प्लस बी मिलकर 8 दिनों तक कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी 3 + 2 को जोड़ेंगे तो 5 × 8 बराबर 40 काम पूरा कर देंगे। अब हमारा शेष काम क्या बचेगा, शेष काम हमारा बचा 96 - 40 बराबर 56। अब इसका 60% भाग बी कितना दिन में पूरा करेगा, हमें यह प्राप्त करना है। अब 56 का 60% निकालेंगे तो 56 × 60/100 यही प्राप्त होगा, यानी बी को अब इतना काम करना है। ठीक है, तो हम टाइम के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा ये आ गया है जो बी करेगा, शेष वर्क। तो टाइम बराबर हो जाएगा 56 × 60/100 बटा बी की क्षमता। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता हमारी 2 है, तो बटा 2। अब ये 2 के नीचे एक छुपा होता है, अगर हम यह बटा हटाएंगे यानी इसको ऊपर जाके गुना में बदलेंगे, तो अगर गुना में बदलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 56 × 60/100 गुना 1/2। 20 से काट सकते हैं, 20 × 60 और 20 × 5 100। एक पर गुना करेंगे, 6 × 18 के 8 हासिल 1, 5 × 15 और 1 16 बटा 5 दूनी 10। अगर नीचे 10 हो तो एक अंक छोड़ के दशमलव दे सकते हैं, यानी हमें प्राप्त, अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम फ्रैक्शन में ही ज्ञात करेंगे इसको।
फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम काट लेंगे यहाँ पर 2 से, 2 बचे 10, 2 से काट देंगे तो 81, नहीं सॉरी 2 से काट देंगे, 2 अठे 16 और 2 चौका 84/5। 84/5 का हमारा फ्रैक्शन होगा। भाग कर लेंगे इसको, 5 एकम 5, 3 34, 5 6 30, 4 34, 16.4/5 दिन में यह काम पूरा करेगा, अकेला विशेष काम। देखिए अगला प्रश्न, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है तथा उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो हम एक शंकु बना लेते हैं। जैसे कि एक ये शंकु मान लो और एक ये शंकु मान लो। यहाँ पे कहता है दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। शंकु में हमें ये पता होना चाहिए कि ऊंचाई क्या होती है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लाइन, ये शंकु की ऊंचाई है, ये वाला लाइन शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की त्रिज्या होती है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो ये वाली इसकी ऊंचाई और ये उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, यानी अगर इसकी ऊंचाई 4x है तो इसकी कितनी होगी, 3x होगी। और त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या, इसका मान अगर x होगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका मान होगा 2x। अब हमें यहाँ बोला गया है आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता होगा। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h अनुपात 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर हाइट अलग है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो हमें यहाँ r1 मान लेंगे, यहाँ r2 मान लेंगे, यहाँ h1 मान लेंगे, यहाँ h2 मान सकते हैं। यहाँ से 1/3 दोनों में कॉमन है तो काट सकते हैं, पाई से पाई काट सकते हैं। हमारा बचा r1 का स्क्वायर इंटू h1 अनुपात r2 का स्क्वायर इंटू h2। r1 का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है x, तो हम कर देंगे x का स्क्वायर इंटू h1 हमें कितना है 4x, तो गुना करेंगे 4x अनुपात r2 का स्क्वायर 2x का गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा इंटू h2 हमारा 3x है इंटू 3x। अब हम गुना करेंगे तो x स्क्वायर से काटेंगे, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, है ना। इस x से इस x को काट सकते हैं या फिर आप सिंपली ऐसे काटो, इसको छोड़ो। x स्क्वायर प्लस 4x, इसको अगर आप गुना करोगे तो आ जाएगा 4x क्यूब। उसी प्रकार अब यहाँ 4x स्क्वायर इंटू 3x करोगे तो आ जाएगा 12x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 कट जाएगा। उनके आयतनों का अनुपात 1:3 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाला व्यय केवल 48% की वृद्धि हो। अब कोई व्यक्ति है, मान लो कि कोई व्यक्ति है जो हर दिन पेट्रोल लेता है, आज क्या हुआ कि पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ कहता है कि वो अपना खपत कितना कम करेगा ताकि उसका व्यय जो है, व्यय में सिर्फ 48% की ही वृद्धि हो। आपको हम इससे पहले बताए होंगे कि मूल्य बराबर होता है, या नहीं ऐसे नहीं, मूल्य गुने खपत बराबर व्यय होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल्य का अनुपात गुना खपत का अनुपात
बराबर व्यय का अनुपात, यानी मूल्य के अनुपात का गुना खपत के अनुपात के साथ कर देंगे तो हमें व्यय का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। अब मूल्य में 85% की वृद्धि होती है तो हम एक तरफ लिख लेते हैं मूल्य, मूल्य को प्राइस लिख देते हैं, प्राइस, ठीक है। खपत को हम लोग लिख देते हैं कंजम्पशन, और व्यय को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, यानी ई बोल देते हैं। यानी अगर पी लिखना चाहे प्राइस तो 85% की वृद्धि होती है, यानी 100 से 185। कंजम्पशन देखेंगे खपत, तो खपत नहीं दी गई है तो खपत x से y, या फिर इसके जगह खाली स्थान भी छोड़ सकते हो। अभी दोनों का अगर गुना होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 से 148, क्योंकि व्यय यानी एक्सपेंडिचर बोला गया है कि सिर्फ 48% की वृद्धि होती है, तो 100 से 148। अब 100 गुने x किया गया होगा तो हमें 100 प्राप्त हुआ होगा, है ना। उसी प्रकार 185 गुने y किया गया होगा तो हमें 148 प्राप्त हुआ होगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस गुना कर सकते हैं। 148 185 का गुना 100 के साथ और 100 का गुना 148 के साथ। 185 का गुना 100 के साथ करेंगे तो x की जगह लिखेंगे, और 100 का गुना y के साथ करेंगे तो 148 की जगह लिखेंगे, ठीक है, y की जगह लिखेंगे। यानी x अनुपात y हमारा प्राप्त हो जाएगा 100 गुने 148, एक की जगह प्राप्त होगा 185 गुने 100, 185 गुने 100 करेंगे आप 18,500 आएगा। उसी प्रकार 148 गुने 100 करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, आ जाएगा आपको 14,800। कितने की कमी हुई, काट दो 2 जीरो सौ, 185 से 148 हो गया, देखो कितने की कमी हुई, 15 में से 8 गया 7, नीचे दिख रहा है, और ये 7 में से 4 गया 3, एक में से 1 गया 0, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। यानी अब हमें यहाँ 37 की कमी करनी पड़ी, कितने पे, 185 पे। तो हम कमी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं 37 बटा 185 गुने 100। 5 से काट सकते हो, 5 या 15, 5 7 35, 5 से काट देंगे 20, 37 से कम 37, 37 से कम 37, यानी हमें 20% की कमी करनी होगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है और साधारण ब्याज 42 रुपए है 2 वर्षों के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में प्रति वर्ष ब्याज समान लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है, साथ ही साथ ब्याज पे भी ब्याज प्रति वर्ष लगता है। किंतु साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए समान होता है, ये हमेशा याद रखिए। जैसे अगर साधारण ब्याज हम लोग ज्ञात करेंगे, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, एसआई बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें 2 वर्षों में एसआई प्राप्त होता है 42, यानी हम कहेंगे अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर 21 मिला होगा, अगले साल भी 21 मिला होगा, क्योंकि अभी बताए हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान मिलता है ना। और अभी ये भी बताए हैं कि पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी समान होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ एसआई की जगह सीआई ऐसे लिख दे तो पहला साल सीआई 21 ही मिला होगा, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज भी 21 मिला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 21 मिला होगा। अगले वर्ष 21 तो मिला ही होगा, साथ ही इस 21 पे भी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना परसेंटेज मिला होगा। तो कितना अधिक मिला, देखो यहाँ 42 से कितना अधिक है, 9, 42 से 51, 9 अधिक है, यानी 9 रुपये अधिक मिले होंगे, यानी 9 रुपये अधिक मिले होंगे, यानी कि ये जो 9 रुपया है ये कितना परसेंट है 21 का, यह हम लोग ज्ञात करेंगे तो हमें रेट प्राप्त हो जाएगा। तो रेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 बटा 21 गुने 100, 3 से काट सकते हैं, 3 के 9, 3 7 21, हमारा आ जाएगा 300 बटा 7%, 300 बटा
7%। एक वर्ष के लिए हमें रेट प्राप्त हो गया 300/7%। तो अगर हम लोग 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करें तो कितना आएगा? 300/7 गुने 2, तो 300/7 गुने 2 बराबर 600/7%। यह हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल के लिए साधारण ब्याज का। तो यही 600/7% का वैल्यू हमें 42 दिया गया है, क्योंकि हमने अभी साधारण ब्याज का 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात किया है साधारण ब्याज के अनुसार। ठीक है, यानी 600/7 कितना का वैल्यू है? 42 का। हमें मूलधन ज्ञात करना है, यानी 100% का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो गुने क्या कर देंगे? यहाँ पे 100 करना होगा। एक जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 7 42 कट जाएगा। अब ये 7 गुने 7 ऊपर गुना होगा, नीचे वाला उधर जाके गुना करता है, तो 7 7 49 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। चलो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोग भी गांव में या फिर कहीं भी सामान लेते होंगे, कुछ दुकानदार ऐसा होता होगा जो कम वजन का प्रयोग करता होगा, यानी बट्टा मारता होगा। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं बट्टा मार लिया। बट्टा मारने का अर्थ होता है वो आपको 1 kg बोल के कम सामान देगा। आपको बोलेगा कि यह सामान 1 kg है, लेकिन 1 kg की जगह वो कुछ कम प्रयोग करेगा। जैसे अगर वो 100 ग्राम बट्टा मारता है तो वो आपको 900 ही देगा। यानी अगर उसने 100 ग्राम का बट्टा का प्रयोग किया है तो आपको 1000 बोल के 900 देगा, यानी वही उसकी प्रॉफिट हो जाएगी। कितने की प्रॉफिट होगी? 900। 1000 बोल के आपको 900 में दिया, यानी ये एक जैसे सीपी के जैसे कार्य करता है और ये एसपी के जैसे कार्य करता है। अब यहाँ से आप प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हो। 900 से कितना अधिक है? 100 अधिक है। कितना प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा उसको? तो 100/900 गुने 100। प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100। काट दीजिएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। 100/9, 100/9% हुआ लाभ कमा लेगा। उसी प्रकार हम इसको देखेंगे। जैसे यहाँ कहा है कि वजन से 46% कम देता है, वजन से 46% कम देता है। इसका अर्थ है अगर वह बोलता है कि हम आपको देंगे 100%, लेकिन देता कितना है? 46% कम, तो 100 माइनस 46% कितना आ जाएगा? 54%, है ना? यानी यह 54% उसके लिए सीपी हो जाएगा और 100% उसके लिए एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 54 से कितना अधिक है? 46। तो प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे? 46/सीपी। अब ये 54 सीपी का काम करेगा और गुना 100। अगर आप इसको काटिएगा 2 से काट सकते हैं 23 बार में, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी 2300/27 आ जाएगा। अब देखो, अब इसको यहाँ ऑप्शन से काट दो। 7, आपको पता है कि ये 84 गुना 27 होता है और ये ऊपर वाला जुड़ता है। 84 का गुना 27 के साथ करते हैं और 5 जोड़ देते हैं फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए, है ना? तो 7 चौका 28 होगा। अगर यूनिट डिजिट खाली देखेंगे हम लोग तो 7 चौका 28 होगा और 28 और 5 33 होगा। अंत में जीरो नहीं आ रहा है, हमें 200 प्राप्त करने के लिए अंत में जीरो आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसी तरह 7 6 42 6 48, जीरो नहीं आया, यह नहीं होगा। 7 7 49 और 10 59, 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी यही होगा। एक बार करके देख लो। 7 5 35 और 5 40, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 85 ऑप्शन डी हो जाएगा 85.5/27%। थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट अप्रोच का भी प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल
अक्षय और अतुल का औसत भार 46 केजी है। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 केजी। यदि गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 केजी है, उसको लिखते चले। गोपाल, अक्षय और अतुल है, एक जगह है गोपाल, अक्षय और अतुल, इन तीनों का जो औसत भार है 46 केजी है। ये अतुल लिखा गया है, अतुल 46 केजी है। औसत क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं? औसत हम निकालते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, या कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यानी गोपाल का वजन जोड़ अक्षय का वजन जोड़ अतुल का वजन बटा जितने व्यक्ति है उससे भाग देंगे तो हमें 46 प्राप्त हो जाएगा। यानी इतना बटा 3 किया गया होगा तो 46 प्राप्त हुआ होगा। अब पता है कि ये नीचे वाला 3 इधर जाके गुना कर देता है, इधर वाला बटा बराबर को उधर जाके गुना में बदल जाता है। यानी अब हमें गोपाल, अक्षय और अतुल का वजन ज्ञात करना है। अच्छा, गोपाल को A मान लो, अक्षय को B मान लो और अतुल को C मान लो, थोड़ा लिखने में आसानी होगा। यानी A प्लस B और प्लस C बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 गुने 3 18, 4 तिया 12 और 1 13, 138। ठीक है। अब कहता है कि गोपाल और अक्षय का औसत भार, गोपाल और अक्षय यानी A और B, यानी A प्लस B बाई 2 किया होगा बटा 2, क्योंकि 2 व्यक्ति है इसलिए 2 से भाग। इतना करने के बाद 40 प्राप्त हुआ होगा। यानी अगर हम लोग A प्लस B बराबर खाली लिखना चाहे तो ये 2 उधर जाके गुना होगा, यानी 40 गुने 2 80 हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 80 लिख सकते हैं। सीधा A प्लस B बराबर लिखना चाहे तो 40 गुने 2 80। ठीक है। उसी प्रकार आगे कहता है कि अक्षय और अतुल का औसत भार 45 केजी है। अक्षय और अतुल यानी B प्लस C, यहाँ भी बटा 2 हुआ होगा बराबर 45। अब ये 2 उधर जाके गुना कर देता है तो 45 गुने 2 90 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है अक्षय का भार क्या है, अक्षय का भार पूछा गया है तो हमें क्या करना होगा, अक्षय जो कि बी का वैल्यू ज्ञात करना है। अब इसमें से या तो इसको घटाओ या तो इसको घटाओ, पहले किसी एक को घटाओ, यानी ए बी सी में से ए बी घटा दो अगर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सी। यानी हमें अगर सी प्राप्त करना है तो 138 माइनस 80 करना होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 में से 0 जाएगा 8, 13 में से 8 जाएगा 5। सी यानी कि अतुल का वजन हमें प्राप्त हो गया 58। अब जैसे हमें अतुल का वजन प्राप्त हो जाएगा, यानी बी अक्षय का वजन ज्ञात करना है। अब A4 कौन है, गोपाल, सॉरी अतुल नहीं, गोपाल, और ये B4 अक्षय। गोपाल और अक्षय का वजन 80 केजी है, जिसमें से आपको अतुल का दिया गया है तो हम यहाँ देख लेंगे। यानी अक्षय और अतुल का वजन 90 केजी है, अक्षय और अतुल का वजन 90 केजी है, जिसमें से हमें अतुल का वजन 58 केजी दिया गया है। तो इसमें से हम अतुल के वजन को घटा देंगे तो अक्षय का वजन ज्ञात हो जाएगा। यानी हमें अक्षय का वजन अगर ज्ञात करना है तो हमें घटाना पड़ेगा 90 में से 58, 90 माइनस 58, 1 दही के 10 में से 8 जाएगा 2, ये बचा 8, 8 में से 5 गया 3, 32। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य। यानी कि संख्याएं 4 अंक की होनी चाहिए जो 15 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए और 75 से भी कट जाए, है ना। अभी इसको भूल के हम अगर ये सिर्फ जानना चाहें कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से कट जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमें 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम लेना पड़ता है। इन सब का एलसीएम लेते तो हमें यह प्राप्त हो जाता कि इन सभी से कटने वाली सबसे छोटी संख्या वही है जो इनका एलसीएम आएगा। तो पहले हमें वह संख्या ज्ञात करनी होगी, यानी 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं 15, 25, 40 और 75। अच्छा, अगर हम 25 और 75 का पहले एलसीएम लें, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो 25 से भी कटे और 75 से भी कटे। तो हम अगर 25 और 75 का एलसीएम लें तो 75 आएगा, क्योंकि 75 25 से भी कट रहा है, 75 से भी कट रहा है। और अब हमें लेना पड़ेगा 15, 40 और 75 का एलसीएम, यानी अब हमें बच गया 15, 75 और 40। 15 और 75 का एलसीएम लेंगे तो 75 ही आएगा।
क्योंकि 75 15 से भी कट रहा है, 75 से भी कट रहा है। अब हमें लेना होगा 75 और 40 का एलसीएम। 75 और 40 का एलसीएम, 75 और 40 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हम लोग छाट सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं तो बचेगा 15 और 8। अब तो यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये तीनों गुना हो जाएगा, 15 8 120, 120 गुने 5 यानी 5 गुने 15 गुने 8, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये आसान तरीका है बनाने का, जिससे आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 600। ठीक है, अब प्रश्न में कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 9 9 9 9 9 9 9 9, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी अगर हम इसको 600 से भाग देंगे और जो हमें शेष प्राप्त होगा उसको घटा देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो इस सबसे कट रहा है ना। यानी इसको हमें भाग देना होगा किससे? 600 से। इसको हम लोग भाग देंगे, यानी अब हम इसको 9 9 9 9 इसको 600 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा 600, बचेगा 9 9 399। अब ऊपर से फिर एक बार 9 उतर जाएगा। अब 600 से तो 6 बार में लगा सकते हैं, 3600, शेष बचेगा 9 9 9 से 6 हो जाएगा 3, 399। यानी अगर यह संख्या जो 999 है 9999, यह अगर 399 कम होती तो पूरा पूरा कट जाता। यानी कि हमें अगर वह संख्या प्राप्त करनी है जो 25 15 25 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है तो 9999 में से 399 को घटा देना होगा, है ना। चलो, अगर हम घटाते हैं तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा एक और 0, 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 का 9, वो संख्या कितना आएगी? 9600। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच का भी प्रयोग कर सकते थे। स्मार्ट अप्रोच कैसे? कि जब हमें एलसीएम 600 आया है, यानी वह सबसे छोटी संख्या 600 है जो इन सभी से कट रहा है, यानी जो आने वाली जो संख्या होगी 4 अंकों की वह 600 का भी मल्टीपल होगा, है ना। तो 600 में अंत में देखो 2 जीरो आ रहा है, यानी 600 का गुना आप किसी भी संख्या के साथ करोगे जीरो को छोड़ के तो अंत में जो 2 जीरो आना है और वो आगे 6 का 1200 1800 2400 ऐसे होगा। देखो एक ही मात्र ऑप्शन है यहाँ पे जिसके अंत में 2 जीरो है, बाकी के अंत में या तो 1 जीरो है नहीं तो जीरो है ही नहीं। तो आप ये भी ना करके डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 600 आ गया तो 4 अंकों की संख्या 600 का ही मल्टीपल होगा, जो एकमात्र संख्या है जो 600 से कट रहा है 9600। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये सेकंड शिफ्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे लेक्चर 2 में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल तक का वेट कीजिए। कल हमारी नई वीडियो आएगी लेक्चर 2, उसमें आपको ये सब प्रश्न कराया जाएगा। 4/2/2025 के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न होगा। ठीक है, धन्यवाद।